ये घोड़ी की तस्वीर देख रहे हैं, ये घोड़ी पर प्रतीकात्मक मैं दिखा रहा हूँ। ये ओबीसी का युवा है जो घोड़ी पर चढ़ा है और ठाकुर समाज के लोगों ने, मतलब क्षत्रिय समाज के लोगों ने, जनरल कैटेगरी के राजपूत समाज के लोगों ने घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब वो लोग जो मराठा हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, ठाकुर हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, किसान जातियां से है, वो सोचे कि जब वो शेड्यूल कास्ट के साथ इस तरह का अत्याचार करते हैं तो जाति का अहंकार है, जो जाति मानेगा उसको अपने से ऊपर कोई एक जाति मिलेगी। अब तक आपको लगता है, अगर आप जातिवादी हैं तो आपको लगता है कि आपसे नीचे कोई जाति है, लेकिन आप देखेंगे कि आपसे भी कोई ऊपर जाति है। लेकिन आज बात सिर्फ ओबीसी की करेंगे। कांग्रेस ने ओबीसी को ऐसी लात मारी है, ऐसी लात मारी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सोचिए, लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का पाप है जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया, डेमोक्रेसी खतरे में है। बीजेपी वही सब कर रही है जो कांग्रेस करती थी, चाहे सरकारों को बर्खास्त करना हो, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, इंदिरा गांधी ने लगाया, मंदिर मस्जिद के मुद्दे हो, राजीव गांधी ने ताले खोले। आज अब कांग्रेस ने क्या कर दिया है, इस पर विस्तार से बात करूंगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखिए और अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। और इससे जो सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है वो तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को, हेमंत सोरेन को, करुणानिधि को, तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाली लीडरशिप वाली पार्टियों को सीखने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इस देश के 90% बहुजन समाज इस वीडियो को बहुत पसंद करेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने 10 लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने राज्यसभा कैंडिडेट में 10 लिस्ट जारी की है। क्या करेंगे साहब? उनके पास अब सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है और महाराष्ट्र में सरकार है मिली जुली। 10 में से 5 ब्राह्मण है। पी चिदम्बरम की जाति मुझे नहीं पता है। सोचिए, 10 में से 5 ब्राह्मण को उन्होंने राज्यसभा भेजा है। लेकिन गनीमत देखिए, उसमें भी क्या खेल है। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजिता रंजन। रंजिता रंजन रहने वाली पंजाब की हैं, पप्पू यादव की पत्नी है। राजीव शुक्ला यूपी के हैं। कभी संसद में उनका कोई बयान सुना है आपने? लोग तो ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि किनको भेजना चाहिए था। तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना एकदम तय है। और इसीलिए प्रदीप चौधरी लिखते हैं, सीकेडी, कैंसर हो, अन्य क्रोनिक डिजीज। मैं कई बार मरीजों से एक सवाल जरूर पूछता हूं, जिंदा रहने का मन करता है? अगर हाँ बोलता है तभी वह ठीक हो पाता है, नहीं वाला ठीक हो इसके चांस भी कम हो जाते हैं। तो सोचिए कांग्रेस का। हरियाणा से अजय माकन, दिल्ली का आदमी, हरियाणा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इनको एक एससी एसटी ओबीसी और ट्राइबल नहीं मिला, जबकि वहां की 85% आबादी आदिवासी, ट्राइबल और पिछड़ा है। कौन देगा इनको वोट? हरियाणा से अजय माकन, इनको कोई जाट नहीं मिला। कर्नाटका से जयराम रमेश, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, वहां कोई ओबीसी नहीं मिला, कोई एससी नहीं मिला, कोई एसटी नहीं मिला। मध्य प्रदेश, विवेक तनखा, ब्राह्मण, वहां भी इनको कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं मिला, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी की राजनीति हो रही है। सोचिए, फूल सिंह बरैया बीएसपी के कद्दावर नेता, शेड्यूल कास्ट के कद्दावर नेता थे। पिछली बार भी उनको सेकेंड प्रायोरिटी दी थी। दिग्विजय सिंह पहली प्रायोरिटी थे, इस बार भी उनको नहीं भेजा है, वहां नाराजगी है। महाराष्ट्र, इमरान प्रताप गढ़ी, इस नाम पर लोगों की सहमति है। इमरान प्रताप गढ़ी शानदार बोलते हैं, शानदार प्रवक्ता है, तो ये फायदा है। राजस्थान में एक भी इनको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिला। वहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा का आदमी। श्री मुकुल वासनिक, शेड्यूल कास्ट है, महाराष्ट्र के। श्री प्रमोद तिवारी, यूपी के। सोचिए, जिस यूपी में कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, वहां से कितने मेंबर ऑफ राज्यसभा भेज रहे हैं? राजीव शुक्ला यूपी के हैं, प्रमोद तिवारी यूपी के हैं, इमरान प्रतापगढ़ यूपी के हैं। मतलब जिस राज्य में 2 विधायक हैं, वहां से
3 राज्यसभा जिसमें 2 ब्राह्मण 1 मुसलमान, मुसलमान तो फिर भी वोट देता है, तमिलनाडु पी चिदम्बरम। तो ये स्थिति है कांग्रेस की, और आपको लगता है कि कांग्रेस अब बचेगी? लोग इसको लेकर इस तरह की कयासबाजी कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे लिखते हैं हेमेंद्र गर्ग, दिलीप मंडल पर तो बाद में आऊंगा, तब तो आपकी छाती फट जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव माथे पर है, एक भी योग्य राजस्थान से कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला। रणदीप सिंह सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाकर राजस्थान से जाट वोटों की कांग्रेस उम्मीद न करे तो बेहतर है। न मुकुल वासनिक दलित वोट दिला सकते हैं, न प्रबोध तिवारी ब्राह्मण वोट राजस्थान में दिला सकते हैं। ये है स्थिति भाई साहब कांग्रेस की, और कांग्रेस कह रही कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं, पता नहीं कौन कांग्रेस की नीति देखता है। अब आते हैं दिलीप मंडल पर, जो सबसे मारक लिख रहे हैं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओबीसी का 27% आरक्षण क्यों नहीं है? कांग्रेस झारखंड में सरकार में शामिल है, 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्या इन सरकारों ने केंद्र से संविधान संशोधन करने के लिए कहा? नहीं कहा। एमपी में शिवराज 27% के लिए उछल कूद का नाटक तो कर रहे हैं, इधर तो पूरा सन्नाटा है। मतलब अब साफ लग रहा है कि ओबीसी का अगर सबसे ज्यादा कोई विरोधी है तो वो कांग्रेस है। जितेंद्र नारायण लिखते हैं, जो राजनीतिक पार्टी देश की 65% आबादी ओबीसी को प्रतिनिधित्व ही नहीं देना चाहती है, वो भला देश की सत्ता कैसे प्राप्त कर पाएगी? जाति जनगणना और ईवीएस आरक्षण ने भाजपा को ओबीसी की नजरों में खलनायक बना दिया है, मगर ओबीसी के पास राजद, जदयू, सपा, एनसीपी जैसे क्षेत्रीय दलों के अलावा विकल्प ही क्या है? अब सोचिए, ये सब चीजें सीखनी चाहिए थी तक अखिलेश यादव को कि वो लोग भी राज्यसभा सवर्ण को क्यों भेजते हैं जब कांग्रेस का ही इतना विरोध हो रहा है। लेकिन दिलीप मंडल अब अगला पत्ता खेलते हैं। बीजेपी ने 16 लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 16 लिस्ट जारी की है, उसका डाइवर्सिटी देखिए। बीजेपी की यूपी की राज्यसभा लिस्ट में 6 नाम है और 6 जातियों का प्रतिनिधित्व है, निषाद, ब्राह्मण, यादव, गुर्जर, ठाकुर, वैश्य। बिहार से धानुक है तो एमपी से पाटीदार। वहीं कांग्रेस विभिन्न राज्यों से 10 लोगों को राज्यसभा भेज रही है, जिसमें एक भी ओबीसी नहीं है। कांग्रेस को समझना होगा कि 1952 का भारत नहीं है, जातियां जाग गई है, अपने नेता का चेहरा लोग देखना चाहते हैं। आप लोग बताइए कि क्या सचमुच में सचमुच ब्राह्मण जो है अब बीजेपी को वोट, कांग्रेस को वोट करता होगा? आप लोग को क्या लगता है? आगे लिखते हैं, इसके बावजूद ब्राह्मण कांग्रेस में नहीं लौट रहा है तो क्या करे कांग्रेस? खुद को खत्म कर ले, कर तो लिया। अब 1 2 3 4 5 ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं बीजेपी ने। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, 10 में 5 लोग एक ही जाति को कौन भेजता है? संतुलन नाम की भी एक चीज होती है, कांग्रेस में संतुलन नहीं है। ये कैसी लिस्ट है जिसमें ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाला कोई नाम नहीं है, असंतुलित लिस्ट है। तो सोचिए किस तरह से कांग्रेस निशाने पर है। जितेंद्र मीना राजस्थान से आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इससे यह और साफ हो गया कि कांग्रेस पर अभी भी सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है, जिनका वोट इन्हें नहीं मिलता और इन नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। बाकी क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? तो सोचिए 10 में 5 ब्राह्मण हैं। वीरेंद्र कुमार लिखते हैं, मतलब एससी भी होगा तो फिर इस लिस्ट में बाकी बहुजनों के हर अधिकार पर भाजपा ओबीसी से ही छुरी चलवाएगी। ये बात सही है कि ओबीसी से ही छुरी चलवाएगी, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दे रही है? 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वेयर द पार्टी हैज ओनली 2 MLA। ये प्रमोद तिवारी पार्टीज ओवर ए पवन खेरा सोज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विथ कांग्रेस। तो सोचिए, पवन खेरा के बदले प्रमोद तिवारी। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, कांग्रेस को 52% ओबीसी से राज्यसभा में भेजने लायक एक नेता नहीं मिला। बीजेपी 16 में 8 नेता ओबीसी भेज रही है। कांग्रेस को अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार है। 2014 में मनमोहन सिंह कैबिनेट में सिर्फ एक ओबीसी मंत्री बचा था, सारे निपट गए थे, फिर जनता ने कांग्रेस को निपटा दिया। तो सोचिए, ये फर्क है बीजेपी की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में। आगे लिखते हैं दिलीप मंडल, कांग्रेस ने राज्यसभा के जिन 10 लोगों को भेजने का फैसला किया उनमें 5 ब्राह्मण हैं, ओबीसी एक भी नहीं। बीजेपी की 16 लिस्ट में 4 ब्राह्मण हैं, 8 ओबीसी है। कांग्रेस का पुराना नशा टूट ही नहीं रहा है, पार्टी बदल नहीं पा रही है, जबकि नीचे जनता बदल चुकी है। तो सबसे ज़्यादा ओबीसी पर नज़र बीजेपी की है।
शेड्यूल कास्ट पर भी नजर है। महेंद्र कुमार कन्नौज लिखते हैं, कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए जो नाम तय किए हैं उनमें अनेकों नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस हमेशा हारी है। आदिवासी प्रतिनिधित्व को नज़रअंदाज कर कांग्रेस आदिवासियों का अपमान कर रही है, तो सब नाराज हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 10 में से 5 ब्राह्मण नेता चुने। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि अब वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट दे। ये देखिए आगे लिखते हैं जितेंद्र सिंह मीना, राज्यसभा में कांग्रेस से मुकुल वासनिक, सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को राज्यसभा भेजा है। इनमें से किसी का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। ये सरासर राजस्थान की 6.5 करोड़ जनता का अपमान है। 2023 में छत्तीसगढ़ राजस्थान में इनका सफाया होना तय है। देव प्रकाश मीना लिखते हैं, गज्जब के सलाहकार हैं, राज्य में अगले साल चुनाव है और राज्य से एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो सोचिए किस तरह से लगातार कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंद होने जा रहा है, और एक शख्स ने तो सलाह तक दे डाली है कि आखिर कांग्रेस को करना क्या चाहिए। वो शानदार सलाह है जो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के बताऊं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए था। वो लिख रहे हैं लोग कि इमरान प्रतापगढ़ी के बाद कोई बोलने लायक है क्या? इससे अच्छा तो प्रोफेसर विवेक कुमार, रतन लाल, दिलीप मंडल, कन्हैया, जिग्नेश मेवानी, वो छोड़िए, कांग्रेस अपने ही सबसे तेज तरार युवा नेता जिसने कोरोना में कांग्रेस को स्थापित किया, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है श्रीनिवास, जो 365 दिन धरना प्रदर्शन करता है, उसी को भेज देते। लेकिन नहीं, बुरे वक्त में जब जंगल में शेर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस तरह के लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, और आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी की क्या हालत हो गई है और कांग्रेस ने किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई है, और ओबीसी का पत्ता साफ है कांग्रेस से, और बीजेपी की नज़र ओबीसी वोट पर है। तो ये सब कुछ सामने चल रहा है। तो सोचिए कि क्या कांग्रेस अपने मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। और अब बात ओबीसी की, ऐसा नहीं है कि ओबीसी के लिए सिर्फ राजनीतिक नुकसान कांग्रेस में हो रहा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में ओबीसी के दूल्हे को घोड़ी चढ़ने के लिए क्षत्रिय समाज ने विरोध किया, 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये ओबीसी के साथ हो रहा है। अभी भी वक्त है, फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलिए, सम्राट अशोक के आदर्शों पर चलिए, संविधान को बचाइए। और सोचिए, जो आपको कह रहा है कि आपके नीचे एक जाति है उस पर जुल्म कीजिए, आप सोचिए कि आपके ऊपर भी एक जाति है जो आप पर जुल्म कर रही है। तो कांग्रेस बीजेपी के राज्यसभा को लेकर जिस तरह की बहस हो रही है, उसमें एक शख्सियत का नाम सबसे ज़्यादा याद आता है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। तमाम टीवी अखबार ने सब दिन हमेशा कहा कि वो टिकट बेचती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में बीएसपी के पास हर राज्य में अपना पार्टी दफ्तर है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी के जो नया दफ्तर है उससे पहले बीएसपी के पास सबसे बढ़िया दफ्तर था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक शेड्यूल कास्ट महिला होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने पार्टी को चलाया है, और राज्यसभा और एमएलसी बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। जो पार्टी का सबसे गरीब कार्यकर्ता होता था, जिसने अपनी जिंदगी पार्टी के लिए समर्पित की थी, वो उनको राज्यसभा भेजती थी और एमएलसी बनाती थी। चाहे वो सिद्धार्थ गौतम हो, राजा राम हो, चाहे अभी उनके जो राज्यसभा में जो रामजी गौतम है, ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं जिनको बहन जी ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कर्मठ कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजती थी। मुझे लगता है कि बहुजन दलों को उनसे ये चीज़ कम से कम सीखनी चाहिए। पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? आखिर कांग्रेस ओबीसी को, क्या बीजेपी ने ओबीसी को साध लिया है, और क्या कांग्रेस ने ब्राह्मण को साधने की कोशिश कर रही? क्या ब्राह्मण वोट करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपना नेता देखकर वोट देते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी लेकर वोट देते हैं। मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल रिपीट कर दूं, शेड्यूल कास्ट भी ओवैसी को वोट नहीं करेगा कि मुसलमानों की पार्टी है जब तक गठबंधन न हो। पिछड़ा भी शेड्यूल कास्ट की पार्टियों को वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन न हो जाति की वजह से। उसी तरह से सवर्ण भी पिछड़े को वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन न हो लालू मुलायम को। लेकिन वही मुसलमान बीजेपी के अलावा सबको वोट करता है, शेड्यूल कास्ट सबको वोट करता है,
पिछड़ा भी सबको वोट करता है, सवर्ण सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को वोट करता है। कांग्रेस यही मात खा रही है, बीजेपी यही ओबीसी को साध रही है, शेड्यूल कास्ट को साध रही है, आदिवासियों को साध रही है। लेकिन इसमें सीखने वाली जो बात है मेरे हिसाब से, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, करुणानिधि, स्टालिन, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को हटा के ओबीसी को चुना है, इन लोगों को लगता है कि सवर्ण इनको वोट करेंगे। सोचिए, जो सवर्ण कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, क्या वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वाली लीडरशिप को वोट देंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।